हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब हम कई सारे स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड मैं उन्हीं पर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मुझे लगेगा कि मैं खुद के पैसे डाल सकता हूं। तो उसमें पहला स्टॉक हमारे पास आ चुका है सामने। कंपनी का नाम है अपोलो फिनवेस्ट इंडिया। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये एपीएल अपोलो से रिलेटेड है, क्या अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो बिल्कुल नहीं है, किसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। स्टैंड अलोन कंपनी है, स्टैंड अलोन एंटिटी है। अपोलो फिनवेस्ट इंडिया आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। छोटी कंपनी है, 300 करोड़ की मार्केट कैप है। खैर स्क्रीनर पे हम एंड में चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे भी चलेंगे, चार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। रेट गेन और मैप इंडिया का जब हमने स्टॉक एनालिसिस किया था तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत जल्दी या बहुत रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज थी दोनों। बट इसके केस में हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे। ये कंपनी काफ़ी पहले से लिस्टेड रही है स्टॉक मार्केट में, बट रिसेंटली ही मिस्टर मिखिल इनानी ने इसे टेक ओवर किया एक तरीके से और अब वो शो रन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड क्योंकि अब वो सीईओ हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मुझे कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड मुझे लगता है कि ये आपकी वॉच लिस्ट में तो कम से कम आ जानी चाहिए। बट मैं एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस नहीं समझ पाते या आपको लगता है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें, ब्लाइंडली बिल्कुल भी ना जाएं। दिस वीडियो इज़ बीइंग मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इनफैक्ट इस वीडियो के साथ साथ मैंने अपने रिसर्च नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में शेयर किए हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। कभी भी हम किसी भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी को स्टडी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस कंपनी के फाउंडर्स, को फाउंडर्स या करंट मैनेजमेंट बोर्ड वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, सीईओ उनका विजन क्या है। तो हमारा भी प्राइमरीली फोकस रहने वाला है मिस्टर मिखिल इनानी पे एंड उनके को फाउंडर पे, जो बेसिकली इन दोनों ने एक तरीके से रिवैम्प किया पूरा अपोलो फिनवेस्ट का बिजनेस मॉडल। अपोलो फिनवेस्ट एक ऐसी कंपनी है जो इनकी फैमिली में रही थी एंड इट्स एन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। बट मिस्टर मिखिल इनानी ने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर चेंज करी हैं एंड आई थिंक द ओनली रीज़न ही टुक ओवर अपोलो फिनवेस्ट इज बिकॉज इसमें एनबीएफसी का लाइसेंस था। अदरवाइज ही माइट हैव स्टार्टेड अनदर कंपनी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इनका जो करियर रहा है वो इसी तरीके से रहा है कि इन्होंने कई सारी जगहों पे बहुत अर्ली स्टेज में जाके काम किया है एंड काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस, ब्रांड्स बनाए और अच्छे खासे लेवल पर लेकर गए हैं उन कंपनीज को। तो थोड़ा मिस्टर मिखिल इनानी के बारे में जान लेते हैं। ये इनिशियल टीम मेंबर थे कूपन दुनिया में। कूपन दुनिया शायद आपने नाम सुना होगा। अगर आपको कूपन या कुछ चाहिए होते थे तो आप कूपन दुनिया पहले सर्च करते थे। आई डोंट थिंक अब लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, बट उस समय होता था कि कहीं बेस्ट ऑफर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करें। टाइम्स ग्रुप ने, टाइम्स इंटरनेट ने इस कंपनी को परचेज कर लिया था। उसके बाद ये गए फार्म इजी में एंड ही वॉज द को फाउंडर एट फार्म इजी। फार्म इजी अगर आपने नाम नहीं सुना है तो उसका जिंगल तो ज़रूर सुना होगा। मैं वैसे गुनगुनाने नहीं वाला यहाँ पे, बट आप फार्म इजी सर्च कर सकते हैं। एंड इसी का एक कंपेटिटर मेड प्लस हमारी मार्केट में लिस्टेड है, बट फार्म इजी इज द लार्जेस्ट इन इट स्पेस और ये बहुत जल्द लिस्ट होने वाले हैं। इन्होंने रिसेंटली थायरोकेयर का भी एक्विजिशन किया था। आफ्टर फार्म इजी रेज्ड देयर राउंड बी फंडिंग, उसके बाद इन्होंने कंपनी छोड़ दी और इन्होंने कहा मैं कुछ और करता हूँ। देन ही वेंट टू हॉटस्टार। हॉटस्टार में ही वॉज अमंग्स द फर्स्ट 5-6 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एंड हॉटस्टार को इन्होंने 7 मिलियन से 300 मिलियन यूजर बेस तक बढ़ाया एंड अल्टीमेटली हॉटस्टार वॉज बॉट बाय डिज्नी एंड देन अगेन ही मूव्ड ऑन एंड नाउ ही इज विद अपोलो फिनवेस्ट और ही इज द को फाउंडर हियर एट अपोलो फिनवेस्ट। अब मैं टर्म को फाउंडर तो बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली एक जना और होने वाला है, वो है मिस दीक्षा एंड शी हैज़ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ये एनबीएफसी के रोल को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो टेक एंड एनबीएफसी, टेक एंड बैंकिंग, टेक एंड फाइनेंस, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और जो इनका पूरा बिजनेस है अब अपोलो फिनवेस्ट का, वो फोकस्ड भी उसी एरिया पर है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इतने सारी एनबीएफसीज हैं तो वाई द नीड फॉर अपोलो फिनवेस्ट। ये एक बहुत अलग चीज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे और हमारा पूरा डिस्कशन उसी पे रहेगा। इनफैक्ट मैं कुछ चीज़ें पढ़ के बोलूँगा ताकि मैं मिस्टेक यहाँ पे ना कर दूँ। अगेन दीज नोट्स हैव बीन सेंड टू द टेलीग्राम चैनल, तो अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्लस सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट आएगा इंक्लूडिंग माई इन्वेस्टमेंट थीसिस एंड मैं इसको कैसे प्ले कर रहा हूँ कंपनी को। सो अपोलो फिनवेस्ट की ज़रूरत कैसे पड़ी या इनको क्यों लगा कि अपोलो फिनवेस्ट को ये काम करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू लोन्स। तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग इनकम टैक्स ही इतने कम भरते हैं, इतने कम लोग फाइल करते हैं रिटर्न्स, तो लोन्स तो बहुत ही कम लोगों को एलिजिबल होते हैं। बैंक्स तो स्पेसिफिकली काफ़ी कम लोगों के साथ डील करते हैं
NBFCs उसके बाद जो आपकी आती हैं, स्पेशली द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, वो भी काफ़ी कम लोगों के साथ काम करती हैं। दे वर्क विद क्रेम द ला क्रेम, बिल्कुल जो टॉप टियर होती है ना, उनके साथ काम करते हैं वो लोग। एंड बिल्कुल ठीक भी है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ बजाज फाइनेंस, आई एम वेरी हैप्पी कि आप भैया दिमाग नहीं लगाते कि मेरा NPA बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप टारगेट ही ऐसी ऑडियंस को करते हो जहाँ पे आपको पता है कि पैसे आपको मिल जाएंगे वापस। बट दिस क्रिएट्स अ गैप, दिस क्रिएट्स अ डिवाइड, क्योंकि काफ़ी लोग अंडर बैंक्ड, अंडर फाइनेंस रह जाते हैं और उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली नहीं मीट हो पाती। तो व्हेन निखिल टोल्ड इन वन ऑफ द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और जो कॉन कॉल वगैरह चल रही थी कि व्हेन ही वाज वर्किंग विद फार्म इजी, ही रियलाइज कि कई सारे जो स्टोर्स हैं, जो सिंगल स्टोर्स खुले हुए हैं, छोटे छोटे स्टोर्स खुले हुए हैं, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे रन करते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन्स पे रन करते हैं, बट देयर वाज नो वे कि इनकी फंडिंग कराई जा सके ताकि इनमें ग्रोथ आ सके। सो टू डू दैट यू डेफिनेटली नीड टू टाई अप विद द बैंक ऑन एन NBFC, और फिर वो देखते हैं कि करना है, नहीं करना, कैसे करना है, क्या करना है। सो इनके पास क्योंकि एक घर में ही एक तरीके से कंपनी थी जिसके पास NBFC लाइसेंस था, दैट इज द रीजन ही टुक ओवर इट, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा रिवैम्प किया उसका बिजनेस मॉडल। एंड अभी जो आपको अपोलो फिनवेस्ट दिखती है वो एक बहुत डिफरेंट कंपनी है। इन्होंने फोकस करना कहाँ पे शुरू किया, इन्होंने फोकस किया कि आप अलग अलग फिनटेक कंपनीज के साथ करो टाई अप। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि हम NBFC, हमारे पास लाइसेंस है, हम अलग अलग फिनटेक के साथ करेंगे टाई अप। तो B2B बिजनेस मॉडल हो गया, क्योंकि बिजनेस ने बिजनेस के साथ टाई अप किया, और जो वो फिनटेक कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाए या फिर वो इनकी कोई और सर्विस ले या कुछ करे। तो B2B2C बिजनेस मॉडल के अंदर ये कंपनी आ गई। अब इससे होता क्या है कि ये कहते हैं कि आप हमारे थ्रू ग्रो करें, आप हमारे साथ ग्रो करें, और वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। बट इससे होता क्या है कि स्पेशली जो छोटे लेवल पे फिनटेक कंपनीज काम कर रही है ना, और अगर उनको है कि हमारे पास एक लेयर ऐसी है लोगों की जिसको हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मे बी 1% ये अपोलो फिनवेस्ट को दें, खुद थोड़ा सा रखें बीच में, और सामने वाले को भी लोन प्रोवाइड करा के उसकी भी ग्रोथ करा दें। तो ये कहीं ना कहीं एक गैप है जो अपोलो फिनवेस्ट यहाँ पे फुल करना चाह रही है, फुलफिल करना चाह रही है। तो वो मुझे लगता है कि अपोलो फिनवेस्ट यहाँ पे कर सकती है, बिकॉज अगेन दिस गाय हैज़ मेड कंपनीज, he has experience with building brands and different, I would say, companies as well। तो कहीं ना कहीं मुझे भरोसा है कि ये कर पाएंगे इसको। और जो मिखिल है ना, ये कई सारी चीज़ें बताते हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मतलब हो सकती हैं और एक्चुअली वो होती हुई दिख भी रही हैं। तो यानी कि इनको समझ है, इंडस्ट्री की नॉलेज है, और ये समझते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सी कंपनी किधर जा सकती है। एंड वंस यू हैव वर्कड विद स्टार्टअप्स एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स, यू हैव बीन अ को-फाउंडर, आप इनिशियल टीम मेंबर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप किधर ग्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। छोटी फिनटेक कंपनीज के साथ ये मिलके बहुत अच्छे से काम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इनका समझते हैं सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस मॉडल किस बेसिस पे है। सो दे हैव 3 वर्टिकल्स बेसिकली, और आई वुड से दे हैव 3 की ऑफरिंग्स जो ये किसी को भी प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस देखा जाए तो 2 डिवीजन से आता है मेनली, बट इनके जो 3 मेन सर्विसेज हैं या 3 मेन ऑफरिंग्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी फिनटेक इनके साथ अगर टाई अप करता है तो बिकॉज दे हैव एन NBFC लाइसेंसिंग इनके पास है, तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो गए या बाकी की जो चीज़ें होती हैं, KYC वगैरह करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी ये कंप्लीट करके रखते हैं। तो बिकॉज दे आर एन NBFC एंड इनके साथ जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो NBFC नहीं है, वो फिनटेक्स हैं, तो उन लोगों को कंफर्ट आता है क्योंकि वी आर वर्किंग विद एन NBFC, तो यहाँ पे लोन्स प्रोसेस हो जाएंगे या हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। सेकेंड थिंग दैट दे प्रोवाइड इज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहते हैं कि हमारे पास हमारा खुद का एक SaaS प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है इनके पास, और ये डिवीजन इनका बहुत अच्छा कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोनिक। तो सोनिक बेसिकली इन्होंने बिल्ड किया है, एंड ये कहते हैं कि आप अपना जो भी आप लोन डिसबर्समेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, अभी आप एक्सेल पे कर रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, काफ़ी छोटी कंपनीज एक्सेल पे ही काम कर रही होती हैं, तो आप एक्सेल छोड़ो, आप सोनिक पे काम करो। सोनिक पे काम करते हो तो आपकी वीडियो KYC और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके APIs वगैरह इन्होंने उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, स्टैक कर रखा है, सब कुछ है। तो आप कहीं ना कहीं सोनिक के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं अपनी लोन प्रोफाइल्स को या अपनी कंपनी के लोन डिसबर्समेंट्स को, कलेक्शंस को, और कई सारी चीज़ें आप वहाँ से ढंग से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज दे बिल्ड अ प्लेटफॉर्म, दे आर प्रोवाइडिंग अ सॉफ्टवेयर। तो अगर कंपनीज इसके ऊपर बिल्ड करती हैं, सो दैट डायरेक्टली ब्रिंग्स इन रेवेन्यू फॉर दिस कंपनी। और तीसरा और सबसे ज़रूरी वर्टिकल जिसपे हमें फ्यूचर में फोकस करना है, तो अभी 70% रेवेन्यू जो इनका आता है ना, वो आता है आपका जो ये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है जो सोनिक हो गया। कैसे आता है, इसके अंदर फीस, कमीशन, ये सब इनको रिसीव होता है क्योंकि कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं। दे हैव 30+ क्लाइंट्स अभी जो इनके साथ काम कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत पे यूज्ड टू बी अ क्लाइंट ऑफ देयर्स,
बट दे मूव्ड ऑन, और अब आप सबको पता ही कि उन्होंने पीएमसी बैंक के अंदर हिस्सेदारी ली है एंड 2 कंपनीज ने मिलकर पीएमसी बैंक को टेक ओवर किया एंड नाउ दे विल बी वर्किंग विद दैट, और उस बेसिस पे वो लोन वगैरह प्रोवाइड किया करेंगे। बट कभी भी आप फिनटेक पढ़ने जाते हैं ना, तो लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड होंगे, उनका कलेक्शन कैसा रहेगा, BNPL का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है जो पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। बाय नाउ पे लेटर आई थिंक हैबिट्स बिगाड़ेगा काफ़ी यंग जनरेशन की। एंड होता क्या है ना कि अगर मैं BNPL कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से ही खर्चा करूँगा। बट क्रेडिट कार्ड अब कितनी अच्छी चीज़ है, बट लोग इसके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हैबिट्स अगर आपकी फॉर्म ढंग से नहीं होती ना, तो एक वो स्प्लर्ज करने की आदत पड़ जाती है स्टार्टिंग में ही, एंड अगर वो पड़ जाए तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जो तीसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कैपिटल एज अ सर्विस, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और अभी 30% के अराउंड ही रेवेन्यू इनका है उससे। बट इस पर हमें फोकस इसलिए ज़्यादा करना है बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू ग्रो एंड इनका फोकस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आने वाला है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपोलो फिनवेस्ट खुद से लोन्स नहीं देती, दे वर्क विद प्लेयर्स, दे वर्क विद फिनटेक कंपनीज, दे वर्क विद अदर पीपल, और फिर वो उनके क्लाइंट्स को लोन देती है। तो कैपिटल एज अ सर्विस यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जब हमें पता है कि आप अच्छा लोन्स दे पा रहे हो, आपका काम अच्छा चल रहा है, आप अच्छी फिनटेक हो, तो हम आपको प्रोवाइड करने लगेंगे कैपिटल, और आप ग्रो करो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो उससे होगा क्या कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपकी डिसबर्समेंट वगैरह बेटर हो रही है, आपके पास कैपिटल आ गई एक तरीके से, तो हम आपको फिक्स्ड ROI पे देंगे, हम आपसे फिक्स्ड इंटरेस्ट लेंगे एक, और आप अपना आगे जो देना चाहते हो दो, और उसका जो भी डिफरेंस होगा आपकी अर्निंग्स होगी, और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल आ रहा है तो फिर आप हमें उसको पे करें, कोलैटरल दें, जो भी है वो करें। तो कहीं ना कहीं है क्या कि अगर हम आपको एक्सेलरेट कर पाएंगे, एक तरीके से फंडिंग हो गई ना। कोई फिनटेक लेट से कहता है कि मेरे को आज यहाँ पे काम करना है और मेरे को लोन डिसबर्स करने हैं, बट मेरे पास ढंग से मैकेनिज्म नहीं है, तो वो इनके साथ टाइप करेगा, ये सारी चीज़ें संभालेंगे एक तरीके से, बट कस्टमर्स उन्हीं के होंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी इनके करंट एक जो क्लाइंट है वो है रेजर पे। रेजर पे का सब आपने नाम सुना होगा, रेजर कैपिटल आई थिंक करके उनकी सब्सिडरी है जो लोन डिसबर्स वगैरह करती है। सो दे वर्क विद अपोलो फिनवेस्ट। और कैसे काम कर पा रहे हैं, उनके पास रिकॉग्नाइज्ड है कि हाँ भैया कौन कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसका कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, तो कौन कितनी तो अमाउंट तक का लोन ले सकता है और इजीली रीपे कर सकता है, बिकॉज रेजर पे का पेमेंट गेट पे सब लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो अपने क्लाइंट को अप्रोच करेगी कि अगर आपको ग्रो करना है, आपको कुछ चाहिए, तो हम आपको ये लोन ऑफर करवा सकते हैं। वो लोन दे अपोलो फिनवेस्ट रहा होगा यहाँ पे, बट होगा क्या कि वो दे रेजर पे के क्लाइंट को रहा है। तो B2B2C हो गया इसलिए बिजनेस मॉडल इनका। अगर आपकी कोई भी कंपनी लेट से लोन करवाती है अपोलो फिनवेस्ट से, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका पहला रिस्क हो जाता है। अगर कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है तो जो लोन है वो अपोलो फिनवेस्ट की बुक्स पर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो रेजर पे की बुक्स पे रहेगा। ये वर्क कर रहे हैं फिनटेक्स के साथ कि इनको कुछ कोलैटरल मिल जाए, कुछ अपफ्रंट सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाए, बट वो वेरी करता है एंड मुझे नहीं लगता कि वो इतना मिलता होगा कि वो 100% कहीं पे भी कवरेज करेगा। बट इन्होंने कहा है कि हम उन्हीं लोगों को लोन दे रहे हैं, उन्हीं स्टार्टअप्स के साथ ये बातें कर रहे हैं, और वो स्टार्टअप्स भी हमें अप्रोच तभी कर रहे हैं जब उनको है कि ये 10% लेयर हमारी बहुत अच्छी है, इसको आप लोन दो, या इसके साथ हम मिलकर काम करते हैं तो आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे, और सामने वाला जो हमारा कस्टमर है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो कर पाएगा। तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है क्योंकि लोन सीधा इनकी बुक्स पे आता है। अभी एनपीए के नंबर ऐसे जंप नहीं करें इनके कि बहुत ज़्यादा रिस्क का फैक्टर हो। प्लस अभी 70% रेवेन्यू जो आ रहा है वो टेक्नोलॉजी साइड से आ रहा है, जो ये अपने APIs दे रहे हैं, जो अपना सोनिक प्लेटफॉर्म को लेवरेज कर पा रहे हैं। अभी इनका मेजर रेवेन्यू नहीं आ रहा NBFC की साइड से, बट फ्यूचर में ये होने लगेगा अगर ये इसको ग्रो करना चाहते हैं तो। बट लेटर से कोई कंपनी ऐसी है जो खुद से लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, बट वो सिर्फ सोनिक प्लेटफॉर्म ले रही है, तो उस केस में लोन इनकी बुक पे नहीं आएगा। वो सिर्फ सोनिक प्लेटफॉर्म को एज अ सॉफ्टवेयर यूज करेगी एंड उसका डेटा भी ये लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेटा भी इनका तभी बढ़ता है जब लोन इनकी बुक पे है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की RBI की रेगुलेशंस हैं। तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, बट ये टेक साइड पे जा रहे हैं और ये B2B2C में जा रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी अनयूजुअल फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, क्योंकि नॉर्मली NBFCs डायरेक्ट आपको कस्टमर्स को लोन दे रही होती है, बट ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट वांट टू कम्पीट विद द फिनटेक्स दैट वी आर फंडिंग आवरसेल्व्स। तो हम कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते, हमें है कि हम B2B2C के अंदर ही रहें, हम फिनटेक्स के थ्रू ही उनके कस्टमर्स को लोन दें एंड उसी तरीके से आगे बढ़ें। करंटली दे हैव 30+ क्लाइंट्स, बट येस भारत पे लेफ्ट, एंड वो कहीं ना कहीं सेकंड बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि कोई भी फिनटेक कंपनी अगर वो बड़ी होना चाहेगी या बड़ी हो जाएगी तो हाई चांसेस हैं कि वो छोड़ के चली जाएगी इन्हें और अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देगी और अपना NBFC लाइसेंस वगैरह ले लेगी। अब NBFC लाइसेंसेज इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा NBFC लाइसेंसेज हैं, तो वो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टिव बात नहीं है, बट जिस तरीके
तरीके से मूव कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। एंड मेरे ख्याल से इस कंपनी में पोटेंशियल है कि ये ग्रो अच्छे से कर सके। बट इसका जो सबसे बड़ा रिस्क था कि इनकी बुक्स पे खुद से लोन आता है वो, एंड क्योंकि वो किसी और का कस्टमर है, हो सकता है कि इनको एग्जैक्टली डेटा ढंग से ना पता, और मे बी ये जिस फिनटेक के साथ काम कर रहे हो, अगर उसके एल्गोरिदम्स ठीक नहीं है, उसका खुद का डेटा ठीक नहीं है, तो इनिशियली तो इनको हिट लेना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक रिस्क तो वो हो गया। सेकेंड रिस्क इसके अंदर यही है कि अगर कोई भी कंपनी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी होना चाहती है इस फील्ड के अंदर, दे विल लुक इन टू गेटिंग इन टू बिकमिंग एन NBFC देमसेल्व्स और गेटिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आप देखेंगे कि इनके बड़े क्लाइंट्स छोड़ के इनको जा सकते हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे इज अ डिफरेंट थिंग, मे बी वो सोनिक यूज करते रहें क्योंकि उनको आदत पड़ जाए उसकी। बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए रिस्क यहाँ पे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है। अल्टीमेटली जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना इसके अंदर, वो यही है कि ये कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत अलग रहने वाली है बाकी कंपनी से। अगर आप बैठ कर रहे हैं कि फिनटेक और इनके साथ एक काम करके, स्पेशली जो छोटी कंपनीज हैं उनके साथ काम करके कुछ बड़ा बना सकते हैं, तो वो हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स हैं, अभी रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज अभी सोनिक या इनके जो APIs हैं उसके वजह से इनको काफ़ी रेवेन्यू आ जाता है, तो वहाँ से फीस एंड कमीशन अच्छी खासी आ जाती है। बट लेटर से फ्यूचर में NBFC बिकम्स 50% ऑफ द रेवेन्यू, 70% ऑफ द रेवेन्यू, 90% ऑफ द रेवेन्यू, तो फिर लोन बुक पे सबका ध्यान जाने लगेगा कि लोन किसको दिया जा रहा है अल्टीमेटली। टुडे मार्केट गिव्स अ वेरी हाई प्रीमियम टू बजाज फाइनेंस सिंपली बिकॉज वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, वो नीचे के लोगों को या नीचे जिनका क्रेडिट स्कोर है उनको फंड करना ही नहीं चाहते, उन्हें मतलब ही नहीं है। तो उससे डिवाइड तो क्रिएट होता है, गैप तो क्रिएट होता है, बट आई हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स वैनिशिंग, एब्सोल्युटली वैनिशिंग। जैसी फंडिंग खत्म होती है गायब हो जाती है कंपनीज, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लोन दे रही है जो लोन चुका नहीं सकते वापस। तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे या जिस प्रकार से ये अपने बिजनेस को इवॉल्व करेंगे, उस पर अगर हमारा फोकस नहीं हुआ तो फिर हम इस कंपनी के अंदर फंस भी सकते हैं एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। हम उसके अंदर फिर बहुत बुरी तरीके से कैप्चर हो सकते हैं और मे बी हम इसमें से एग्जिट ना कर पाएँ। छोटी कंपनी है, बहुत बार सर्किट्स में मूव हो रहा होता है शेयर, तो इसलिए रिस्क वहाँ पे भी आपका एक तरीके से बढ़ जाता है। 300 करोड़ इसकी मार्केट कैप है, अगेन स्क्रीन पे चलेंगे तो हम समझ लेंगे। बट आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कभी भी हम एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके प्रमोटर्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, को फाउंडर कौन है, CEO कौन है, उनके विजन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। एंड कुछ टाइम पहले मैंने मिस्टर निखिल नानी से सुना था कि वो कह रहे थे कि किस तरीके से जोमेटो बहुत अच्छी पोजीशन में है कि वो लेंड आउट कर सके रेस्टोरेंट्स को और उन रेस्टोरेंट्स को ग्रो कर सके, क्योंकि उसको पता है कि कितना ऑर्डर आता है, कितना टर्नओवर है, क्या है, XYZ सारी चीज़ें पता है। और आपने देखा ही होगा रिसेंटली जोमेटो ने NBFC लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो इससे समझ आता है कि उनको इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है, उनको कितनी चीज़ें समझ आती हैं। मे बी सारी कंपनीज इनके साथ टाई अप नहीं करेंगी, सारे कंपनीज जो बड़ी हो जाएंगी वो इनके साथ वर्क नहीं करेंगी, बट मे बी ग्राउंड लेवल पे छोटी कंपनीज कर सकती है। एंड कौन कहता है ये खुद से बड़े नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि ये भी आगे सीरीज फंडिंग वगैरह अगर कुछ रेस करें कंपनी के लिए, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे भी एक ग्रोथ आती हुई दिखे। बहुत कम स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज होती हैं जो मार्केट में लिस्टेड होती हैं। अब मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग जोमेटो, PB, फिनटेक, नाइका इनको भी स्टार्टअप बोलेंगे, बट मेरे ख्याल से स्टार्टअप से बहुत दूर आ चुकी हैं। दीज आर बिग कंपनीज, लॉस मेकिंग होने या छोटो मोटो प्रॉफिट कर रही हैं, इस चक्कर में हम इन्हें स्टार्टअप तो नहीं कहने वाले अब। बट ये एग्जैक्टली स्टार्टअप ही है। ये आप मान सकते हैं 1.5-2 साल पहले इसमें कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं एंड दिस कंपनी हैज़ बीन टोटली रिवैम्प्ड, इसका बिजनेस मॉडल वगैरह काफ़ी चेंज हुआ है एंड आई थिंक कि यहाँ पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिख सकती है। बट इसके दो सबसे बड़े रिस्क, एक NBFC साइड का रिस्क जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना, बिकॉज क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वी हैव सीन एन नंबर ऑफ कंपनीज, येस बैंक हो गया, DHFL हो गया, कितनी कंपनीज का हम सुन चुके हैं कि गायब हो चुकी हैं, तो वो रिस्क हो जाता है। सेकंड, अगर कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो हाई चांसेस है कि वो कहे कि भैया हम अपना खुद का लाइसेंस ले रहे हैं, हम खुद से ही करेंगे, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको फी क्यों प्रोवाइड करें। तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट भारत पे अब सबको पता ही है, थैंक्स टू मिस्टर अश्नीर ग्रोवर एंड शार्क टैंक, तो भारत पे से सब लोग बहुत फेमिलियर हैं, भारत पे यूज्ड टू बी देयर क्लाइंट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि बिजनेस का रिस्क है यहाँ पे। लेकिन बिजनेस का रिस्क है तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दे हैव देयर वर्टिकल्स जहाँ पे इनके पास लाइसेंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से फुलफिल करते हैं, बाकी छोटी फिनटेक्स को एनेबल करते हैं। अगर आपको है कि उस ग्राउंड पे ग्रोथ आनी है और ये फिनटेक कंपनीज जैसे रेजर कैपिटल वगैरह हो गई अच्छे से कर पाएंगी काम, तो फिर डेफिनेटली आप अपोलो फिनवेस्ट पे बेट कर सकते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, दे हैव एन NBFC लाइसेंस, दे आर प्रोवाइडिंग लोन, दे आर प्रोवाइडिंग कैपिटल, तो काम तो कर रहे हैं एंड ग्रोथ कहीं ना कहीं आ रही है और शेयर प्राइस में भी ट्रांसलेट होता हुआ दिख रहा है हमें।
बट अगेन रिस्क आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं हमेशा हमारे क्लाइंट से कहता हूं कि हमारा काम रिस्क मैनेजमेंट का है, रिटर्न्स आपको मार्केट ही जनरेट करके देती है, तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करके ही चलना है। अगेन मैं किस तरीके से बाय कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिल्वर मेंबर्स के लिए चला जाएगा, बिकॉज माई इन्वेस्टमेंट थीसिस इज ऑलवेज डिस्कस्ड ओवर देयर। बट मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके लिए उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियोस आएंगी जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपना पैसा डाल सकता हूँ, तो अपोलो फिनवेस्ट इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। इट इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द रिस्कियर कंपनीज दैट आई हैव स्टडीड। मोर रिस्क है इसके अंदर, जितना मे बी कभी कभी मैं भी कंफर्टेबल नहीं होता लेने के लिए, बट मैं प्रमोटर पे बेट करना चाहूँगा यहाँ पे। ज़ेल्फमॉक में डिड दैट एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही क्लैरिटी है बिजनेस को लेके, बहुत क्लैरिटी है इंडस्ट्री को लेके, एंड मे बी वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में ट्रांसलेट हो सकता है। तो चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर, screener.in पे चलेंगे, थोड़े बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटे नंबर्स दिखेंगे आपको यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह के, बट लेट अस गो टू द स्क्रीनर एंड चेक अबाउट द कंपनी। थोड़े फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पे मैं आपको एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक के लिए दे दूंगा, एंड अगर आपको अच्छा लगता है आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगेन दिस वीडियो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यू कैन कनेक्ट विद मी। आई डू हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनी क्राउड, जहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंस वी हैव आर SEBI RIA लाइसेंस ओवर देयर। बट वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट का फोकस ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाए और एजुकेशन के ऊपर सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाए, एंड डेफिनेटली कंसल्टेंसी वगैरह हम देते हैं यहाँ पे, ताकि आप अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकें एंड आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, कम से कम एक वो फाइनेंसेस की दिक्कत आप लोगों को ना रहे। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनर पे एंड ट्रेडिंग व्यू पे, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। तो गाइस screener.in पे हम आ चुके हैं, एंड आप देख सकते हैं मार्केट कैप बहुत छोटी है कंपनी की, 300 करोड़ जो मैं आपसे कह ही रहा था। रिटर्न रेशियोज भी मैं कहूँगा ठीक है एक NBFC की वजह से, बट है क्या ना, ये एक्जैक्टली NBFC तो है नहीं, ये टेक्नोलॉजी फोकस्ड है इस समय बहुत ज़्यादा, SaaS काइंड ऑफ बिजनेस है, बट इनके पास NBFC का लाइसेंस है, तो वो कहीं ना कहीं रहता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, विच इज़ डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव, स्पेशली जब छोटी कंपनीज की हम बात करते हैं, एंड सेल्स ग्रोथ वगैरह अच्छी आ रही है इसकी, तो ग्रोथ तो नो डाउट अच्छी है। थोड़ा हम नीचे के नंबर्स देख लेते हैं कि किस हिसाब से क्या चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखें तो सॉलिड आ रही है इस कंपनी की, एंड स्टॉक भी कहीं ना कहीं एक आपको अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे जाता हुआ दिख रहा है। ये प्रोज एंड कॉन्स आप अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बट जब भी आप ये खुद से पढ़ें अगर यहाँ पे, तो डेफिनेटली ट्राई टू लुक बिहाइंड कि ऐसा क्यों है। तो अगर NBFC है और आपका डिविडेंड नहीं पे कर रही, तो ये RBI ने खुद से बैंक्स और NBFCs को रेकमेंड किया था, बैंक्स को तो आई थिंक कह ही दिया था कि आप मत देना, NBFCs को रेकमेंड किया था कि डिविडेंड मत देना, एंड बुक वैल्यू पे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो वो तो है थोड़ा महंगा, तो है ही, इतना सस्ता तो नहीं है ये शेयर, वो तो मैं बात मानता हूँ। अब हम आ जाते हैं आपके क्वार्टरली नंबर्स। अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर का 3 करोड़ के ऊपर था हल्का सा, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को जमी नहीं कि कितना कम आया है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी होगी बिजनेस के अंदर, बट पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई थे, तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। सेल्स इनकी काफ़ी बढ़ रही हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट ही दे रखी है, विच मेक्स नॉट मच सेंस। यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में वही देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इनके NP नंबर्स वगैरह कैसे रहते हैं, बट अभी के लिए अगर हम देखें तो EPS वगैरह बढ़ के आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ दिख रही है हमें, काफ़ी चीज़ों में कंपनी ठीक लग रही है, सेल्स वगैरह बढ़ा पा रही है कंपनी अपनी। यहाँ पे नीचे अगर हम चलें तो फिर आप देख सकते हैं ये इनका P&L है, ये ईयर वाइज हो गया, ऊपर क्वार्टर वाइज होता है, तो इसको आप देखना चाहें देख सकते हैं, मैं इसको स्किप करूँगा। मैं नीचे बस आपको एक बार ले जाना चाह रहा हूँ होल्डिंग पे। तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छी है, बट पिछले साल से देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, एंड आप अगर देखेंगे तो पब्लिक के पास काफ़ी एक स्टैगनेंट सी होल्डिंग रही है, और मे बी कोई बड़ा शेयर होल्डर नहीं है पब्लिक में, तभी इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ। तो अब यही मान के चले 70% कंपनी प्रमोटर के पास है, 30% पब्लिक के पास है, छोटा मोटा है इसलिए मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा, बट प्राइमरीली कंपनी आपकी 2 ही जगहों पे है, या तो पब्लिक में है यानी कि रिटेल के पास है, या फिर प्रमोटर्स के पास है। तो अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। मुझे पता है आप कहेंगे कि जतिन इस बार इसमें कुछ खास नहीं था, तो नहीं है, आपको बिल्कुल इसका एक लेनी पड़ेगी, एक यहाँ पे प्लंज लेना पड़ेगा, एक फेथ दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है। रेवेन्यू स्प्लिट में मैंने जैसे आपको कही था कि प्राइमरीली इनका जो रेवेन्यू आता है
वो कहीं ना कहीं आपका जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आता है। फ़ी और कमीशन मेन कंपोनेंट है उसका, तो 70% जो इनका ऑलमोस्ट रेवेन्यू वहीं से है। एंड इंटरेस्ट इनकम जो कि कहीं ना कहीं लोन जब ये देते हैं तो उसके थ्रू आता है, तो वो 30% है। तो वो यहाँ पे भी की पॉइंट इन्होंने पिक करके लिखा हुआ है। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे चलते हैं। एंड अगेन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग व्यू पे मैं कई सारे चार्ट्स डाल सकता हूँ। इनफैक्ट थैंक यू सो मच ऑल, रिसेंटली मेरे यहाँ पे 1000 फॉलोअर्स भी पूरे हुए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ चार्ट से हेल्प मिलती होगी काफ़ी। आप देख सकते हैं कि एक ये इसने हाई मारा था। अच्छा, पहले इसको पास्ट में ले चलता हूँ मैं, क्योंकि होगा क्या ना, काफ़ी लोग कहेंगे जतिन कंपनी तो बड़ी पुरानी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि कंपनी में चेंजेस हो गए हैं, कंपनी का बिजनेस ही चेंज हो गया है, कंपनी का विजन ही चेंज हो गया है। तो आपको ध्यान अभी यहीं पे देना है। डिसाइसिव एक स्टॉप लॉस ना, कि नीचे ना जाए और उसके ये वो मेरे ख्याल से ये लेवल अगर होल्ड हो जाए, जो कि मुझे लग रहा है होल्ड होगा, तो आप इसी को स्टॉप लॉस ले लो। 765 को ले लो स्टॉप लॉस। अगर ये थोड़ा ऊपर जाते हुए निकलता है, आपको लगता है, मेरे ख्याल से जोन अच्छा है। बट इस चार्ट के अंदर दिक्कत क्या है कि छोटी कंपनी है, तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, और हो सकता है ये इस लाइन को एक्सटेंड करके और ले जाए। तो मैं तो इस लाइन पे इनिशियली बाइंग शुरू करी थी और इस ब्रेकआउट पे कंप्लीट कर ली थी, राइट। और मेरे को अगर कुछ और लेना होगा तो फिर मैं इसी जोन में दिमाग लगाऊंगा। बट द थिंग इज़ कि मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ये वाली लाइन को थोड़ा ड्रॉ करके खींचूंगा। अगर या तो ये फॉलो कर लूँगा, 200 दिन की EMA देख लेते हैं हम कहाँ पे आ रही है, इस लाइन के आसपास ही आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को अभी ये वाली लाइन को स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं लग रही, मैं इसी को एक्सटेंड करूँगा। बट अगर ये वाली लाइन होल्ड हो जाती है ना, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 765 अगर आपका होल्ड हो जाता है तो आप इसी को स्टॉप लॉस ले लो। अब रिस्क लो ही मत इसके अंदर, क्यों लेना है हमने रिस्क ज़बरदस्ती। वैसे ही हमें बिजनेस मॉडल में कई सारे रिस्क लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी छोटी है उस हिसाब से, राइट। तो रिस्क लेना ही नहीं है हमने, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आप लोग बिल्कुल यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 765 पे, एंड डिसाइसिव स्टॉप लॉस लेके चलें। डिसाइसिव का मतलब यही है कि अगर ऐसे गिरा है नीचे, अब देखो ये तो लोड सर्किट पे गिरा होगा, तो यहाँ से तो आप निकल नहीं सकते। अगले दिन लेकिन रिकवरी मार के ऊपर आ गया, तो कन्फर्मेशन नहीं दी, तो ये थोड़ा रिस्क इसके अंदर रहेगा, क्योंकि चलता भी है देखो सर्किट्स में बहुत बार। अब ये सर्किट्स खुलते हुए चल रहे हैं आपके, बट ये चल सर्किट्स में ही रहा है। आज आप देख सकते हो कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली 3 फरवरी को, तो 2.5% ये डाउन है शेयर। बट बात क्या है कि मेरे को लग रहा है ये कंपनी आपको रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखती है। तो ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि एक हाई रिटर्न पोटेंशियल हमें कंपनी में दिख जाए, और वो इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। रिस्क इसके अंदर है, डेफिनेटली है, इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ। या तो आप ये लाइन को एक्सटेंड कर लो, या फिर ये लाइन होल्ड हो जाए तो इसी को स्टॉप लॉस ले लो, बहुत ही अच्छा छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखो बात क्या है ना, 300 करोड़ की कंपनी है, तो क्या 3000 करोड़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है 5-6 साल में 3000 करोड़ हो जाए, बिल्कुल हो सकती है। बट 300 करोड़ की कंपनी है और बिजनेस मॉडल हमें समझ आया, तो बिजनेस मॉडल में हमें रिस्क दिख रहे हैं, तो क्या वो रिस्क भी प्ले आउट हो सकते हैं? वो भी हो सकते हैं। तो हमें ही समझना है यहाँ पे कि हमें किस साइड पे बैट लेनी है, किस हिसाब से बैट लेनी है। तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी पड़ेगी, और अगर आपको समझ आती है वो चीज़ें, तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अदरवाइज आप इसको स्किप करके चल सकते हैं। जो मैं नेक्स्ट कंपनी लाऊंगा स्मॉल माइक्रो कैप स्पेस से, वो इतनी रिस्की नहीं होने वाली। बट ये मेरी फर्स्ट कंपनी थी जो मैं स्टडी कर रहा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैं फिनटेक पे, सैस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं पिछले जो 2 स्टॉक एनालिसिस आए हैं, रेडगेन के और मैपमा इंडिया के, इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस आए हैं, वो दोनों सैस कंपनीज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा फिनटेक में अभी लिस्टिंग नहीं है, पीबी फिनटेक को मैं कवर करूँगा अगले हफ्ते, बट कहीं ना कहीं मैं फिनटेक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको प्ले आउट होती हुई दिख रही हैं, वो चीज़ें आपको मेरे चैनल पे भी दिखेंगी। जिन चीज़ों पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वीडियोस बनाना उन पर आसान रहता है। सो अपोलो फिनवेस्ट इज डेफिनेटली अ सैस प्लस फिनटेक काइंड ऑफ अ प्ले। NBFC है, सैस है, तो फिनटेक ही है ये एक तरीके से आपकी, एंड इस पर आप बेट ले सकते हैं। बट यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि इनकी अंडर राइटिंग कैसी रहती है, यानी कि जब ये लोन्स अपने बुक पे खुद से ले रहे हैं, तो वो क्या रहता है, वो सबसे बड़ा रिस्क है। सेकंड जो बड़ा रिस्क है वो यही है कि अगर इनके बड़ी जो क्लाइंटेल है या बड़े जो प्लेयर्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं अभी, वो छोड़ के जाने लगते हैं, तो फिर ये उनको कैसे रिप्लेस करेंगे या कौन आएगा इनके पास। तो वो कहीं ना कहीं इसके रिस्क हो जाते हैं, जिसको आपको दिमाग में रखना है, एनालाइज करना है। एंड अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो आप जाइए, आपका कम्युनिटी टैब में वीडियो आ चुकी है, अलग से वीडियो भी दिख रही होगी आपको, कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी आई थिंक, तो हर जगह आपको दिख जाएगी वो वीडियो। आप देखें और आप मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस उसमें से देखें, समझें, एंड मे बी उससे आपको एक एक्स्ट्रा गाइडेंस मिल जाएगी कि मैं इसे कैसे प्ले कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को अपोलो फिनवेस्ट का स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा। हमने बिजनेस को काफ़ी ढंग से समझा है, हमने प्रमोटर के विजन को काफ़ी ढंग से समझा है जो इस समय कंपनी चला रहे हैं CEO, एंड मैंने आपको टेक्निकल्स पे स्टॉप लॉस दे दिए हैं।
मैंने आपको स्क्रीनर पे भी जो बेसिक था डेटा वो दिखा दिया एक बार को। तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं, एंड अगर आपको कंपनी जमती है तो आप इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।